ऐसे कुर्सी पे आके और ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे बैठ गई। मैं तो शर्म के मारे मर गई। मतलब वो बोल रही थी जो लेके आई थी, सास बोल रही थी। मैं तो शर्म के मारे मर गई। ऐसे भी कोई बैठता है क्या सब मेहमानों के सामने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमिकस पब्लिको एलएलपी लॉ फर्म के चैनल पे, जिस चैनल पे हम अपने 20 साल के अनुभवों के आधार पर आपको वेरियस टॉपिक्स पे अवेयर करा रहे हैं। आज हम आपको अवेयर कराएंगे प्री मैरिटल काउंसलिंग कितना जरूरी है, प्री मैरिटल काउंसलिंग मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं। इस अनुभव को साझा करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच मिसेस लक्ष्मी अशोक हैं, जो शिल्पायन नाम का एनजीओ चलाती हैं और इनका एनजीओ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कटिबद्ध है। इन्होंने अपने एनजीओ में लगभग 18,000 केसेस सॉल्व किए हैं, जो काउंसलिंग के बतौर जिन्होंने फैमिलीज को बचाया है, जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे। तो आइए अब हम बात करते हैं मिसेस लक्ष्मी अशोक से। लक्ष्मी मैम, मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि आज इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे आपके साथ चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि आजकल मैरिज परिवार मतलब मैरिज जो है, अरेंज मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो अनुराधा जी, आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने इस चैनल पे मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत आभार है। और इस विषय पे चर्चा की, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये कुछ विषय ऐसे हैं कि बहुत ज्वलंत हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि अभी की मैरिज इतनी डिफ़िकल्ट क्यों हो रही हैं और लंबे समय तक नहीं चल रही हैं, या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो हमारे यहाँ पर जो मैं महसूस कर रही हूँ, आजकल जो शादियाँ हो रही हैं बहुत जल्दबाजी में हो रही। तो जल्दबाजी में किया गया काम जो है, उसकी सफलता पे थोड़ा सा शक आना लाजमी है। अभी मेरे पास एक करंट कुछ दिनों पहले ही केस आया, और क्योंकि मैं डीवी एक्ट में एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकृत हूँ न्यायालय से, तो उस बच्ची ने आके बताया कि मेरी लेट मैरिज हुई है, 46 की मैं हो चुकी थी और शादी हुई नहीं, और एनआरआई एक लड़का मिल गया था। और तो उन्होंने हमको अप्रोच किया और पेरेंट्स कन्विंस हो गए और शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई। वहीं एक संदेह हुआ मुझे कि ये एक मुख्य कारण है हमारा। तो और ये एक ही नहीं, अनेकों केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी जल्दबाजी किस बात की। तो जल्दबाजी करने से जो हमारे रिश्ते बन रहे हैं वो बहुत जल्दी ही टूट रहे हैं। तो एक तो हम शादी में थोड़ा समय लगाएं, एक दूसरे को जाने, परखे, समझे और उसकी तहकीकात करें, उसका जॉब की तहकीकात करें, उसके फाइनेंशियल स्टेटस की करें, उसका अपना क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, क्या टेम्पर है उस लड़के का, क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है, पहले उसकी शादी हो चुकी है, या ये बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें शादी से पहले, किसी भी बच्चे की शादी या बच्चे की शादी तय करने से पहले, दोनों के लिए ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तहकीकात कम हो रही है, नहीं हो रही है। एक दिखता है कि एनआरआई बच्चा है और बड़ा अच्छा पैकेज है उसका और दिखने में हैंडसम है और बच्ची हमारी राज करेगी, इस थोड़े बहाव में हम जब चले जाते हैं तो उसके हमें खामियाजा कहीं ना कहीं करना होता है। जिसमें आप एक पॉइंट रख रही हैं अपना कि बहुत जल्दी में हो रही है शादी। तो जैसे सगाई करते हैं ये लोग, रोका करते हैं, तो रोका करने के बाद भी जैसे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद शादी करते हैं, तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी, बट वो शादियां भी टूटती हैं। तो आपको एक्चुअली जो मेन रेमेडी है, जो इसका उपाय है, क्या रेमेडी हो सकता है इसका? मतलब समय दें, जो वो समय लगाएं शादी को करने में, उस समय में ये क्या उपचार, ऐसा प्रिवेंशन क्या करें कि इनको बाद में डिस्प्यूट में ना आना पड़े, बाद में सॉल्व हो जाए? देखिए, शादी से पहले और जो काम मैं कर रही हूँ, बहुत लंबे अरसे से कर रही हूँ,
और उसमें है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग। जैसे हमारी एजुकेशन है, हमारे यहाँ भी कभी बहुत पहले कच्ची पहली, पक्की पहली और फिर पहली जैसे हुआ करती थी, आज वो नर्सरी और प्रेप और प्री जो स्कूल में होता है। एजुकेशन और फिर जाके फर्स्ट क्लास में उसको बिठाते हैं, तब तक की उसकी पूरी तैयारी हो चुकी होती है। तो हम शादी से पहले की कोई तैयारी तो करवा ही नहीं रहे बच्चों से जी। और हम नए मॉडर्न बच्चे बन गए हैं, टेक्निक्स आ गई है, शूट्स हो रहे हैं और वो शूटिंग्स क्या बोलते हैं उसको, वेडिंग ब्राइडल, हाँ प्री ब्राइडल, और उनमें तो हम उस ताम झाम में और उस खर्चे में और उस ग्लैमर में तो हम बहुत उलझ गए हैं। उसको तो हम प्रमोट करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके विचारों की, उनकी आदतों की, उनकी अपनी शादी के बाद क्या प्लानिंग होने वाली है, हम जॉब करेंगी लड़की या नहीं करेंगी, उनके नेचर की, उनकी क्या लाइक डिसलाइक्स हैं, उन पे बातें नहीं करते हैं या बहुत सतही स्तर पे करते हैं। फिर जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, उनकी तैयारी उनको नहीं करवाई जाती है, क्योंकि बच्चे आजकल सब बाहर जा कर के और इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उनको अपने तरीके से जीने की आदत हो जाती है। और एक लेट मैरिजेज हो रही हैं, लेट एज में मैरिजेज हो रही हैं, बहुत परिपक्व हो चुके थे अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, उनको कैसे जीना है, क्या लाइफस्टाइल उनको अपनानी है। तो फिर जब दो लोग एक साथ आते हैं तो वो एक पटरी पे आ ही नहीं पाते, क्योंकि वो दो अलग अलग पटरी पे चल रहे होते हैं और अपने पूरे परिपक्व होते हैं विचारों से, आदतों से, सोच से, लाइफस्टाइल से, जिसको हमको कहना चाहिए, और फिर उनको एक ट्रैक पे लाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यही कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और शादियों में जो भी बाधाएं आ रही हैं, मुझे अच्छा वहाँ लगता है जहाँ पर शादी का सोच के या शादी तय करते हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स आते हैं। मेरे को कई साल पहले की बात है, एक बैंक मैनेजर आए अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए, कि साहब एक ही बेटा है और वो लव मैरिज करना चाहता है, और उन्होंने एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि मैं चाहता हूँ उसको उसका प्यार मिले, लेकिन लड़की वाले जो है तैयार नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से फाइनेंशियली कमज़ोर हैं और स्टेटस वाइज या लाइफस्टाइल वाइज थोड़े कमज़ोर हैं। पर मैं इस बात को नहीं मानना चाहता। मैं कहता हूँ कि जैसा है, जो है, इसका प्यार है तो इसको मिलना चाहिए। तो हम उनको कैसे कन्विंस करें? तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मदर फादर दोनों आए अपने बच्चे का सोच करके कि उस बच्चे का मतलब मैरिज हो इससे और अच्छे से हो, ताकि कोई भी और परिवारों में कंसर्न बन के और शादी हो। तो इस तरह से जब पेरेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि जागरूकता तो बढ़ रही है, लोग आ भी रहे हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं। और उन शादियों में जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग में लेते हैं दोनों कपल को, उसके बाद में उनको तो समझाते ही हैं कि भाई देखिए, ये आपकी शादी का जो है हश्र होने वाला है, इसमें 90% तो ठीक ठाक है, लेकिन 10% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हो? यदि वो उसके लिए तैयार होते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, एडमेंट हो जाए कि नहीं मैं ये तो नहीं करूँगा, और वो कहे कि मैं ये नहीं करूँगा, तो ठीक है भाई, आप जाने और आपका भविष्य जाने। जी, आपकी बातों को और आपके आंसर को सुन के ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगा मुझे कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग का मतलब आप ये नहीं बताना चाह रही है कि जिनकी मैरिज हो रही है उनका काउंसलिंग, आप चाह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स का काउंसलिंग भी होना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा लक्ष्मी जी अगर आप ये बताएंगी मैम कि मतलब अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आप किन किन को बुलाना चाहते हैं और किस तरीके से करते हैं, क्या पैटर्न होता है जिससे उनको फ्रूटफुल आंसर मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो जो भी उनके गार्जियंस हैं, मदर फादर हैं, सबसे पहले वो आते हैं। यदि मान लीजिए सिंगल पेरेंट हैं तो वो आते हैं, और उनके जो भी नियरेस्ट जो उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो कि शादी में इंटरफेरेंस करेंगे ही करेंगे आगे, या अपनी जिम्मेदारी समझ के उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों को बुलाते हैं। जैसे मामा हो सकते हैं, जैसे चाचा हो सकते हैं, जैसे फूफा हो सकते हैं। इन लोगों का बड़ा रोल होता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोग, और
मतलब आप उनको तरजीह भी देना चाहते हैं और उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, तो उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग ज़रूरी। या जो मीडिएटर आ जाते हैं, जो बाद में सबसे पहले वो अपना अलग होते हैं, वो अलग होते हैं उससे, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम जब शादियों में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? हम सब उसके विटनेस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इतने बड़े समाज को तो साथ नहीं काउंसलिंग कर सकते हैं। हम जो उनके बिल्कुल नज़दीकी लोग हैं उनकी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है, कि जो कि वही प्रभाव डालेंगे उनके रिलेशन में, चाहे जीजा हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, बुआ हो, उन लोगों की भी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है और उनके व्यूज़ जानने ज़रूरी हैं कि उनके यहाँ पर यदि बच्ची जाएगी तो ये किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं और कैसे उससे उम्मीदें लगाए हुए हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी पार्टी बनती है तो ननद और नंदोई तक, हाँ, वो बनता, वो हम कोर्ट में देखते हैं ना, वो देखते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि उनका प्रभाव है, वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है उस घर के लिए और उनका इंटरफेरेंस भी उसमें आता है, तो उनकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है। पहले काउंसलिंग में होता क्या है, मैं बताऊँ आपको, सुनना होता है। जी जी, सबसे बड़ा तो सुनना होता है। सुनने से पता लग जाता है कि ये बच्ची जो है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है और इस फैमिली में जा रही है, वो लोग क्या इससे उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इससे, और ये पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कपल की जो वुड बी कपल होगा उनकी काउंसलिंग तो ज़रूरी है, और उसके साथ में उनके पेरेंट्स की भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ये शादी का जितना भी हमारा रिवाज है, संस्कार हैं, जिस भी पद्धति से होती है, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव बाद में झेल नहीं पाते हैं। जी, शादी में ये सब जो है देन लेन पे चर्चाएं हो जाती हैं, उसका खामियाजा बच्ची को उस घर में बाद जाके में, और सुनना पड़ता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को पहले समझा दिया जाए कि भाई यदि जो आप करना है वो पहले तय कर ले, बाद में कुछ नहीं होगा, ये एंड टाइम पे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और यदि जब आप काउंसलिंग करते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये देखिए इस इतने % नंबर लेके जा रहे हैं और इन्होंने कमिट किया था कि ये हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो एक ग्राउंड बनता है इनका। तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद में जैसे हम अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो उससे पहले काउंसलिंग का भी, प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये एक आप तो लॉयर हैं तो आप इस बात के लिए आवाज़ उठाएं ताकि पोस्ट मैरिटल केसेस जितने भी हैं वो कम होंगे, या उतनी गंभीरता उसमें नहीं होगी, जितना दर्द नहीं होगा। जब प्री मैरिटल में हम उनको पहले ही समझा करके तैयार करके करेंगे, क्योंकि इतनी आपाधापी में शादियां हो रही है, अट्रैक्शन है, या जो भी हम कहें, वो हम उसको कम कर सकते हैं। जैसा मुझे समझ में आ पा रहा है मैम, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैरिज, आजकल मोस्ट ऑफ द मैरिज जब हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लॉज होना चाहिए कि मैरिज रजिस्टर्ड ही तब होगा जब आप काउंसलिंग सर्टिफिकेट ला रहे होते हैं। That certificate should be, the validity of that certificate should be so much emphasized on that कि भाई वो होगा तभी जब आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप मैरिज के लिए एलिजिबल है और आपने इसमें करा। हाँ, लेकिन मैम वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जो बच्चे, जैसे मैम आजकल क्या है कि इंस्टा पे यहाँ वहाँ बहुत जगह पे चैट्स करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, फिर आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते, फिर वही शादी मैम तुरंत वो रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं, तो वहाँ उसको काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है। टोटली में वो शादी भी है, सिस्टम तो डेवलप करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे मैं कहती हूँ, मैं कई समाज से जुड़ी हुई हूँ हमारे, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, और आते भी हैं लोग, कि आप जो सामूहिक विवाह कर रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके, या कपल फाइनल होते हैं वहाँ पर, रिश्ते जोड़े जो तैयार होते हैं, और आप ही सामूहिक विवाह करवाते हो, तो उन कपल्स को जो फाइनल हो चुके हैं उनको एक बार आप लेके आए, उनकी काउंसलिंग करवाएं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाएं। उसके बाद में आप जो है उनको
ठीक है जी जी जी। तो कोई ये एक system तो तरीका हो develop सकता है, करना एक सिस्टम, ये एक तरीका हो सकता है। ये एक सिस्टम डेवलप ये किया जा तरीका। सकता है जिसके लिए हम बैठ करके और एक डिबेट में आ सकते हैं। हाँ। और प्री मैरिटल काउंसलिंग बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उससे पहले प्री स्कूल हम उसको पास करवा के, ताकि वो बोलने का बैठने का शऊर उसको आए, टाइम मैनेजमेंट वो कर पाए, अपनी हैबिट्स को वो उसमें ढाल पाए। घर से बाहर निकल रहा है, माँ से अलग हो रहा है, अपने आप खा रहा है, टीचर की बात को मान रहा है, तो वो सारी बातें जैसे हम सिखाते हैं एजुकेशन में, वो मैरिज में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पोस्ट मैरिटल केसेस हमारे कम हो कम जाएंगे। 46 मैंने बताया, जैसा कि अभी एक केस को आया मेरे पास DIR बनाने के लिए, उस बच्ची ने कहा कि मेरी 46 इयर्स में शादी हो गई, मतलब एज हो गई थी, इसलिए वो लोग आए और आकर के और उन्होंने देखा और उसी टाइम फाइनल कर दिया। और हमने ये भी कहा, सबने, दिखने में अच्छा था, पैकेज अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था लड़का, तो मेरे घर वाले भी तैयार हो गए और उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया कि हमें जल्दी करनी है, शादी जल्दी करनी है। तो हमारे घर वालों ने कहा कि भाई आप थोड़ा टाइम दें, उन्होंने टाइम नहीं दिया। और मेरे घर वालों को ही लग रहा था कि भाई इतनी लेट मैरिज है तो अब हो जाना चाहिए। तो यूं करके, और वो शादी चली नहीं सर, इतना पैसा, इतना कैश, इतना ही कितने ज्वेलरी, दिनों तक मान चली होगी लगभग? क्या डिस्प्यूट आया था उसमें? कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़का बेसिकली कहीं इन्वॉल्व था पहले से। ये एक कॉमन चीज़ आ गई। और लड़कियां हमारी बाहर जाके इसमें एडजस्ट नहीं कर पाती और वहाँ एक स्लेव की तरह बन जाती हैं। वो ये कहते हैं कि साहब तुम मेरी पार्टी में जाने लायक नहीं हो, तुम्हारा वो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुम्हारा वो एटीट्यूड नहीं है, तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो ये इतनी, और बच्चियां वहाँ से इतनी परेशान हो के आ रही हैं उनको कि मतलब तकलीफ होती है इतनी लेट मैरिज होने के बाद में, क्योंकि इसमें जल्दबाजी ज़्यादा है जी। उन्होंने जाना नहीं, समझा नहीं, बड़ा पैकेज देखा, NRI बच्चा है, एक ही लड़का है, कर दिया। फिर लड़की ने आवाज़ उठाई, मैंने कहा ये है, आवाज़ तो उठाई ना, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो जल्दबाजी हो नहीं, पहली बात। दूसरी, जो आजकल जैसा भी आपने बताया कि बच्चे अपने आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे और जो शादियां कर रहे हैं, उनमें भी परसेंटेज सक्सेस का बहुत कम जा रहा है, बहुत कम है। आप भी देखिए, नहीं देख पा रहे। इसलिए ये सब देखते हुए लगता है कि कपल की प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए और उनके पेरेंट्स, क्योंकि एक टर्म आती है अपने फैमिली काउंसलिंग सेंटर हम चलाते थे 20 सालों तक हमने किया, मेरा तो अभी भी चल रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस में भी आता है कि इंटरफेरेंस ऑफ पेरेंट्स और इन लॉज, चाहे आप अकेले रह रहे हो, दो जनों का यूनिट है, फैमिली यूनिट है, चाहे आप जॉइंट में रह रहे हो, इतना इंटरफेरेंस होता है। लोग इस पर सवाल उठाते हैं। लड़की हर वक्त सब मोबाइल पे लगी रहती है। अरे मोबाइल का इजाद हुआ है, उससे आपको बहुत सारी एजुकेशन मिल रही है, सारी दुनिया आप देख पा रहे हो। यदि, और माँ, मतलब माँ है तो माँ है, इस सच्चाई को आप नहीं बदल सकते। मोबाइल है तो मोबाइल भी सच्चाई नहीं बदल सकती हैं। यदि वो बात कर रही है तो उस पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इन लॉज का। लड़का बात कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं, किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, किसके मैसेज आ रहे हैं, कब तक, वो नहीं देखेंगे। तो बहू बनने के बाद में यदि वो पूरे टाइम लगी रहती है, तो ये एक टेक्निक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम वहाँ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सब एजुकेशन भी मिल रही है और हमारी नौकरी भी कर रही है और वो देखिए हम वेब वो करके क्या करते हैं, अपन मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, वहाँ से हम उसका बहुत अच्छा उसका असर आया। लेकिन उसका माँ से बात करना है या अपनी सहेली से बात करना है या अपने भाई से बात करना है, ये गवारा नहीं है। ये पेरेंट्स को समझाना पड़े। वो कहते हैं कि इसके जरिए यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ तो आती नहीं है, यहाँ की बात वहाँ जाती है। मैं लोगों को ये कहती हूँ, मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ क्या गलत हो रहा है,
ऐसा क्यों डरे हुए हो कि तुम्हारी क्या बात जा रही है वहाँ? ऐसा क्या गलत हो रहा है घर में तुम्हारे कि वो वहाँ पर वो सीन वहाँ पर दिखाया जा रहा है नरेट हो रहा है और तुमको यहाँ पर अभी हथकड़ियाँ पड़ जाएगी। ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे ना। जब कर ही नहीं रहे तो और वहाँ से जुड़ी हुई आज 28-30 साल में बच्चों की शादियाँ हो रही है। देखिए 25 के बाद ही हो रही है शादियाँ। जो बच्ची अपने परिवार से 30 साल तक जुड़ी रही है, आप चाहते हो उसको 3 साल में नहीं दो, 3 महीने में नहीं दो, है वो एकदम ऐसे ही छुरी चला के उसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो। ये क्या बात हुई? करने दो ना, उसको बात करने दो। मैम आपकी बातों से मुझे एक चीज़ और समझ आ रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि काउंसलिंग के दौरान शायद इस पे मतलब इस पे जोर देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैं हो रहा है। ये शुड बी कन्वर्टेड इनटू हम। जब हम हो के सोचेंगे, हमारी बहू या फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम हो के सोचेंगे, तब शायद सोच को भी बदलने की जरूरत है। तब शायद ये मतलब इस पे भी कम हो। हम जब कहते हैं ना स्पेस, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट, उसमें टाइम लगता है। हम टाइम नहीं दे रहे। जिस दिन आई है घर में, उसी दिन से उसको असेस करने लग जाते हैं। कैसे उठी, कैसे बैठी, क्या पहना, क्या नहीं पहना। मेरे पास एक केस आया, उन्होंने कहा मैं पसंद करके लेके आई थी इस लड़की को और मुझे बहुत अच्छी लगी, गरीब घर की है। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ और डेवलप है, कोई गरीब घर की लड़की लाओ तो दबी रहेगी, सर नहीं उठाएगी। तो दूसरे दिन ही जब सब मेहमान थे घर में, तो वो ऐसे कुर्सी पे आके और ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे बैठ गई। मैं तो शर्म के मारे मर गई। मतलब वो बोल रही थी जो लेके आई थी, सास बोल रही थी, मैं तो शर्म के मारे मर गई। ऐसे तो कोई बैठता है क्या सब मेहमानों के सामने? अब बेचारी इतनी छोटे से घर से लाई हो, गरीब घर की लाई, पता ही नहीं है उसको पता ही नहीं है कि मेहमानों के सामने कैसे बैठते हैं, कुर्सी पे कैसे बैठते हैं। वो तो अपने घर में कुर्सी पे भी नहीं बैठी है। तो आपकी सोच पे मुझे समझ में नहीं आती ये बात। जरूरत तो है, तो पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। और हम कहते हैं ना कि जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें टाइम नहीं करता है कोई भी। हम काम नहीं करना चाहते और उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं। तो हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पंडित से पत्री मिलाओ चाहे मिलाओ, सास से पत्री पहले मिलवाओ, सास से पत्री पहले मिलवाओ। सही बात, जो बात कहते हैं वो वाकई सही है, क्योंकि हर वक्त रहना तो सास के साथ। ससुर हमेशा अच्छे लगेंगे। किस लिए लगेंगे? कि वो बहुत लिमिटेड बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, है ना। उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। वास्ता तो सास बहू का ही पड़ता है बीच में। तो उनका तालमेल होना, उनकी पत्री मिलाना, उनके विचार मिलाना, उनको समझाना कि बच्ची की आदतें ये है, टाइम लगेगा। और ये आपको लगता है मैम कि ये काउंसलिंग से किया जा सकता है? बिल्कुल साहब, मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं उसमें 95% हमारी सक्सेस रेट है। हाँ, वो मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने ही वाली थी मैम आपसे। 95% सक्सेस रेट है जिसमें हम फैमिली को ओके करके दे रहे हैं। बिल्कुल। बहुत फिर हमारे यहाँ पर तो शिल्पायन में कोई भी केस आता है तो वो एक फैमिली बन जाता है। सिर्फ उस टाइम की काउंसलिंग या उस टाइम की डील जो भी है उसके लिए नहीं होता। उस लड़की का, उस फैमिली का, वो बिल्कुल फैमिली मेंबर होके रहते हैं शिल्पायन के लिए। कभी भी किसी भी टॉपिक पे ज़रूरी नहीं है कि ये हो, अच्छे बुरा जो भी आपको फील हो रहा है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप अकेले भी आ सकते हैं, आप साथ भी आ सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। हाँ। तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और एक फैमिली एटमॉस्फेयर तो मिलता है हमको। इसीलिए सक्सेस रेट 95% है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर वाली एनवायरनमेंट नहीं मिलता उनको। हाँ, तो इसलिए और मेरा तो सबसे काउंसलिंग आप खुद करते हैं मैम या आपने काउंसलर्स भी? नहीं, काउंसलर्स भी है, टीम है, हर काम के लिए एक टीम होती है। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, क्वालिफाइड है, ट्रेन है, एक्सपीरियंस्ड है। तो टीम तो होनी ही चाहिए, पर फाइनल जो है वो आप करते हैं। और लोग आते हैं कि नहीं आपसे मिलना है। पर इनिशियली जो होता है एनरोलमेंट या उनका, हम एक फॉर्म भरवाते हैं, इंटैक्ट फॉर्म होता है, उसमें उनकी फैमिली हिस्ट्री और प्रॉब्लम हिस्ट्री सारी हम लिखते हैं, वो मेरे काउंसलर्स करते हैं। और बिना टीम के तो आप नहीं पॉसिबल लंबे टाइम तक
आज की चर्चा में मैम आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली और 95% बोल के तो आपने हमारे को बहुत मतलब एक होप जनरेट कर दिया कि अगर हम इसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक मैंडेटरी करवाते हैं, लॉ मतलब लॉ में इंसर्ट करवाते हैं, तो हमारे लिए भी अचीवमेंट होगा। बिकॉज आप तो मैम जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे चैनल के सामने वो आप ऑन डेटा बेसिस बोल रहे हैं, जो आप कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को, आपकी बात को और इस प्रपोज़ल को हम आगे तक लेकर के जाएंगे और हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में तो इंक्लूड करवा ही सके कि रजिस्ट्रेशन, बिकॉज मैम वहाँ तो जहाँ पंडित आ रहा है वहाँ तो थोड़ा मुश्किल है, वहाँ अगेन वो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। करें, हाँ, वो जितने प्रोसेस हमारे चल रहे हैं वो चले, लेकिन हम उसमें मैंडेटरी करवा सकते सो दैट पेरेंट्स को लगे कि जहाँ सब कुछ जरूरी है वहाँ ये भी एक काम जरूरी है। इसके भी 1 सेशन 2 सेशन 4 सेशन होने चाहिए सो दैट बहुत सारी चीजें पेरेंट्स को उस टाइम पता लग सकती हैं, क्योंकि आप पहले लड़का और लड़की की कर चुके होते हो। बिल्कुल, तो उनको गाइड करना जरूरी है कि देखिए यदि ऐसा सीन आपके सामने आता है या ये कोई बात आपके सामने आती है तो आप ऐसे बौखलाएं नहीं इसके लिए। अमूमन आम बात है। तो उसको ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही कि बिल्कुल सब कुछ धराशायी हो जाए, और हो यही रहा है हमारे यहाँ पर। एकदम से एग्रेशन में आकर के सोच को उस तरफ ले जाते हैं, फिर वो फाइनली डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है जी, और इससे शादियां टूट रही हैं। तो इसमें बहुत काम करना है अभी हमें हम पहले दहेज और दहेज की डिमांड और लेन देन को लेकर के किया। मैं कहती हूँ कि अभी वो जो है जितना हमने काम किया उस पे उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। मैं तो इतने सारे केसेस देखती हूँ जो आप कोर्ट से भेजते हो कि अब एक क्या डिमांड की थी, नहीं साहब डिमांड तो नहीं करी, हमने तो नहीं करी। अच्छा ठीक है, लड़की कहती नहीं साहब उन्होंने तो ये डिमांड नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छी शादी की, बहुत अच्छी शादी करी। अच्छा भाई, फिर बाद में ये डिस्प्यूट्स कहाँ से आए? कहने के साहब जो दिया ना, उन्होंने ये कहा कि कम दिया, और जो दिया वो घटिया दिया। अब घटिया का तो कोई मापदंड नहीं है। इनके यहाँ पर रेमंड पहना जाता है, उनके यहाँ पर दूसरा कोई ब्रांड पहना जाता है। मुझे कॉटन पसंद आती है, उनको सिंथेटिक पसंद आती है। वो है। तो इसका जो है कहीं भी कोई पैमाना नहीं है। आपने सिल्क दे दी, बढ़िया सिल्क दे दी, और उसका कलर पसंद नहीं आया, उसे बॉर्डर चौड़ा था। इतने छोटे छोटे इश्यूज इतने छोटे छोटे इश्यूज आप यूँ बड़े आराम से सरका देते हो, और उस लड़की को इतना पेन सहना पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों से, और वही सब एक बड़ा रूप ले लेती। तो ये एक नया रूप डेवलप हो गया है दहेज के नाम पे। आप दहेज नहीं ले रहे हो, नहीं दे रहे हो, उन्होंने भी डिमांड नहीं करी, इन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन जब घर जाते हैं और लड़की कहती है भाई मेरे मम्मी पापा ने तो बड़ी अच्छी शादी करी है, और फिर भी उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, जो कि मुझे जो आपको लेना ही नहीं था, तो कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। बिल्कुल। सो आज तो हम जुड़े थे मैम प्री मैरिटल काउंसलिंग। मुझे भी लग रहा था ग्राउंड लेवल पे कि बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मैं कोर्ट में देख पाती हूँ और आप तो अपनी संस्थाओं में देखते हैं, तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ के, या हम कंसल्टेंसी में भी देख पाते हैं कि लोग आ जाते हैं हमारे पास, और ऐसे छोटे इश्यूज़ जिसको हमको लगता है हम सॉल्व भी कैसे करें। हम क्या बोलें कि अगर वो इसकी आदत है, मेरे पास एक केस आया था, उसमें बोला कि इसकी आदत है मैम मैं तो इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। लड़की वो से कि बाथरूम से निकलने के बाद गीला तौलिया बेड पे रख देता। तो मैंने एक बार को तो कहा कि मैंने कहा आप उसको उठा के सुखा दो, तो देन सी सेड कि मैम कितनी बार, रोज, और अगर रोज तो क्यों, मेरे को भी ऑफिस जाना होता है। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है आपका आंसर, लेकिन इन सारी चीज़ों का रिजल्ट डिवोर्स नहीं हो सकता। इसका बैठ के कोई सॉल्यूशन निकालो। हम सॉल्यूशन पे नहीं जाते, वो सीधा वकील दिखता है, कंसल्टेंसी दिखती है, और कि भाई डिवोर्स, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए लगा कि ये सारी चीजें वो गीला टॉवल रखेगा कि सूखा टॉवल रखेगा, वो प्री मैरिटल काउंसलिंग में आपके नेचर को भी एसेस, आई थिंक मैम आप लोग जो बनाते हैं करते हैं, वो नेचर भी एसेस हो जाता है, पर्सनालिटी पूरी एसेस की जाती है लड़की की और लड़की, और उनको बताया जाता है कि देखिए आपने ये किया ना, तो फिर बात तो आगे तक जाएगी। हाँ,
फिर आप देखो फिर और फिर क्या है, हमारे यहाँ लड़कों को तो हम कुछ सिखाते ही नहीं है, वो राजा बाबू बना के रखते हैं उनको हर वक्त, और सिखाना होता है सब लड़की को ही सिखाते हैं। इसीलिए अब क्या है मैं बताऊँ, अरे अब मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अब क्या हो रहा है, लड़कियों को हम लड़कों की तरह पाल रहे हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनको सारी फ्रीडम दे रहे हैं हम, है ना। तो वो लड़कों की तरह रिएक्ट करेंगे, वो लड़कियों की तरह कैसे रिएक्ट करेंगे आप बताइए। और शादी अब नहीं हुई है जब तक तो माँ बाप के लिए, वो सोसाइटी के लिए भी ठीक है, लेकिन जैसे ही शादी हो गई तो वो बहू का रोल, और बहू का रोल कैसे निभाएगी आप बताइए। उसको तो सिखाया नहीं किया, आपने तैयार ही नहीं किया, और यहाँ आते अब बहू की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो ऐसे। मुझे याद है एक नाम तो नहीं लूँगी, बहू आई और सब मेहमान थे, हम सब नीचे थे, और ऊपर से उतर के आई तो जो घर की मुखिया थी उनको, उसकी बड़ी बहू ने कान में कुछ आके कहा तो उठ के भाग के गई, एकदम सीढ़ियों पे भाग के गई। हम भी सोचे क्या हुआ, बाद में कानाफूसी तो होती है, पता लगा दुल्हन शॉर्ट्स में ही नीचे आ रही थी। ओ, सारे मेहमान थे और वो मुँह दिखाई का रस्म होने वाला था, फिर वो उसको ऊपर ले गई, कह बेटा चलो ऊपर। उसको तो अपने घर में ऐसे ही आदत है कि सुबह उठ के वैसे ही आना होता है। तो हमने सिखाया ही नहीं कुछ बच्चों को, जब सिखाया नहीं तो फिर यहाँ उम्मीद करनी बेकार। और वो तो ठीक है, समझदार लेडी थी, ऊपर गई, उसको तैयार व्यार करके और फिर नीचे लेके आई, नहीं तो चर्चा का विषय और बन जाता। और हम जैसे तो सिर्फ हंसती है, कोई बात नहीं बच्ची है, हाँ, पर हर कोई हंस नहीं सकता, हर कोई हंस नहीं सकता, हर एक के लिए तो मुद्दा बना देता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिन पे हमको जो है काम करने की ज़रूरत। जी मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए वो भी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मैम बहुत जल्दी हम आपको गवर्नमेंट को प्रपोजल देके और उसकी तरफ अग्रसर होके और हम आपको सूचित करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू।